सबका रेडी हो जाएगा पेन पेपर के साथ, और सबको म्यूट कर देगा, ध्यान से देखेगा सब कोई। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा बात कर लेते हैं एटम के बारे में, है ना। एटम के बारे में जनरल बात करते हैं हम लोग, जनरल आइडिया अबाउट एटम। ध्यान रखिएगा कि एटम के बारे में जो आप लोग जानते हैं पहले से, हाँ, है ना, सारे लोग इतना बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को कि एटम के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए, जिसके मदद से ही हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को यानी समझने के लिए हमको ये बात एटम के बारे में जानना जरूरी है, हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एटम के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटम को कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल, है ना। स्फेरिकल बन भी नहीं रहा है। एटम को कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल, ठीक है ना। चलो लगभग बन गया। एटम को कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल, ये हमारा हो गया एटम, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और ध्यान रहे बात कि ऑर्बिट के द्वारा ही एटम को साइज को डिसाइड किया जाता है। एटम के साइज को डिसाइड किया जाता है ऑर्बिट के मदद से। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। ऑर्बिट में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस ये हमारा हो गया, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, है ना, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस में हमारा होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूक्लियस की साइज की बात किया जाए तो ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 1 फेम्टोमीटर होता है, ठीक है। और एटम के साइज की बात किया जाए तो एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रम, है ना। 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻10 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। एटम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, हम लोग तो देख भी नहीं सकते हैं। तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है, लगभग 1 एंगस्ट्रम के बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग ऐसे समझें कि हमारा, है ना, फुटबॉल का मैदान जो है वो एटम है, तो उसमें जो, है ना, फुटबॉल हमारा वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज और छोटा हो जाता है 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। 1 फेम्टो, बहुत दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के साइज में, और हमारा एटम के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस है। हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अगर हम लोग कंसीडर करें कि एटम हमारा फुटबॉल का मैदान है, तो जो हमारा फुटबॉल होगा वो एटम होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो साइज थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लें, नोट करेंगे इसको। दूसरी बात, हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, जिसके से एटम का साइज डिसाइड होता है। उसके मदद से ही एटम का साइज डिसाइड होता रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस में, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। काहे ऐसे बोलेंगे कि भाई, जैसे ध्यान रखना है ना कि जैसे बिहार में रहने वाला को बिहारी, भारत में रहने वाले को भारतीय बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन्स कोई बोला मतलब तुमको समझना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बोल रहा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बोल रहा है। ध्यान रखेगा इस बात को कि कोई आया बोले न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी एक साथ वो बोल रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब समझ लेना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान रखना है एक बात को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को और कुछ बेसिक बात याद होगा। बेसिक बात में जैसे आप लोग को पता होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पता है कितना होता है, बोलो, चलो ठीक है।
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 9 या फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में हम लोग बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जी सर, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 1.66 इंटू 10⁻⁻20 बोलिए 24 ग्राम। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। बराबर होता है, हाँ बराबर होता है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1.67 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को पता है ना? हाँ हाँ, आपकी बात सही है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लगभग बराबर होता है, या फिर बोल सकते हो कि पूरा पूरा बराबर होता है मास ऑफ, ठीक है ना, प्रोटॉन के। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग 1840 भाग होता है। ठीक है, या आप न्यूट्रॉन भी यहां पर बोल सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग 1840, या बहुत लोग तो इसको ऐसे बोल देता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना छोटा होता है। ठीक है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2 गुना, मतलब 2000 गुना होगा। एग्जैक्ट कहें तो 1840 गुना होगा। ठीक है, आप लोग को इतना पता है? ठीक है, जिसको नहीं पता रहेगा बाबू नोट कर लेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को ये सब पता नहीं रहेगा तो कैसे कम होगा, है ना? ये सब पता होना चाहिए हम लोगों को। छोटा छोटा चीज़ है, नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। खासकर मोल कॉन्सेप्ट में ना हम लोग यही छोटा छोटा बात करते हैं, और हम लोग को नहीं पता रहेगा तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, है ना? पता होना जरूरी है सब लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे। अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट के सिंबल को देखें, है ना, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को देखें आप, यानी मान लो कभी किसी एलिमेंट का ये सिंबल है ना, ध्यान रखो ये सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक सिंबल है ये। इसमें ना ध्यान देना, यहां पे लिखा रहता है जेड और यहां पे लिखा रहता है ए। ठीक है ना, जेड के मतलब होता है सर एटॉमिक नंबर। वो क्या दिखाता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड से दिखाया जाता है एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर जो होता है ना दोस्त वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ध्यान रखिएगा, जनरली हमारा जेड जो होता है, ठीक है, जेड ये एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है, यानी जेड बराबर होता है पी। ठीक है, जेड बराबर पी, यानी जितना जिसके पास प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हमारा जो एटम का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो प्रोटॉन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। दूसरी बात, हम लोग कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। किसी भी एटम से प्रोटॉन को हम लोग निकाल नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है ना, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, यानी इसको में जेड बराबर 8 है ना, यानी इसमें 8 प्रोटॉन है। जेड बराबर 8 यानी वो बता रहा है कि इसमें 8 प्रोटॉन है। तो हम लोग प्रोटॉन को चेंज कभी नहीं कर सकते। अगर प्रोटॉन चेंज हो जाएगा ना तो एलिमेंट ही हमारा बदल जाएगा। अगर प्रोटॉन चेंज हो गया तो एलिमेंट ही हमारा बदल जाएगा। अगर मान लो कि ऑक्सीजन में से तुम एक प्रोटॉन को माइनस कर दिया, है ना, 1 प्रोटॉन, अब इसके पास बचा 7 प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन यानी जेड बराबर 7, और जेड बराबर 7 यानी इसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 वाले एलिमेंट को हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं।
तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन चेंज किए जा सकते हैं लेकिन प्रोटॉन कभी बदले नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन हम लोग कभी भी नहीं बदल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन को नहीं बदला जा सकता है। अगर प्रोटॉन बदल जाएगा तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, यानी वो एलिमेंट ही बदल जाएगा, ये याद रखोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए बराबर, ए हमारा जो है वो लिखा रहता है मास नंबर, ठीक है, ए लिखा रहता है मास नंबर लिखा रहता है, मास नंबर। मास नंबर में ये मतलब और क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है जी। मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप एटम के मास को कंसीडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि एटम के मास को कंसीडर करते समय सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करते हैं। कैसे? अब देखो हमारे पास अगर ना एक एटम है जिसमें 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, ठीक है, 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन 10 है। अब 10 है ना जोड़े, अब ये वजन हमारा मान लेते हैं कि 2000 है, तो 10 दूना 20,000 हो गया, ठीक है, 20,000 हो गया। और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का वजन जान रहे हो तुम लोग कि 2000 गुना छोटा है, यानी अगर प्रोटॉन का वजन 2000 माने हो तो इलेक्ट्रॉन का वजन 1 मानना होगा। अब तुम 2001 लिखो या लगभग 2000 लिखो, बराबर हो जाएगा, यानी 10 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ गया, ठीक है ना, 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन 10 आ गया, तो 10 दूना 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 में तुम जोड़ो 20, तो 20,020 लिखो, नहीं सॉरी 10 ही ना रहेगा, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा सर, प्रोटॉन हाँ हम भी लिखे भी नहीं है अभी तो कल। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन को मास को लिखें आप 2000 लिखें या 2001 लिखें या 2000 लिखें और 2005 20,000 लिखे और 20,005 लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो मास नंबर होता है हमारा, तो मास नंबर में हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को लिखते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना ए बराबर मास नंबर, ठीक है, मतलब ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो यही सब वर्ड आ जाएगा, उसको समझना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं ना सर। क्यों बोल सकते हैं सर? देखिए यहां पर सर कि आप बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, तो एटॉमिक मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ रहता है, छोटी सी बात है। तो मास नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखते हैं। दूसरी बात, चलिए सर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग के लिए थोड़ा 2-3 कंडीशन समझना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा, तो उसके लिए एक केस हम लोग स्टडी करते हैं। पहला केस हमारा, इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो कैसे चार्ज अपीयर होता है किसी भी एटम पे? एटम पे चार्ज अपीयर होता है उसके इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से। इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ये कोई लेन देन अभी नहीं किया है, तो है ना, एटम अभी कोई लेन देन नहीं किया है, तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जहां होगा वहां जेड बराबर पी तो होता ही है ना, जेड बराबर पी होता ही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर बराबर ही हमारा होगा ई। ध्यान रखिएगा, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों के तीनों सेम ही होगा, ठीक है, अगर एटम न्यूट्रल है तो। आप एक क्वेश्चन कर ले, जैसे एग्जांपल हम लोग छोटा सा एक देखते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 आ गया है ना, ध्यान रखो, मास नंबर 16 आ गया। अब इसको में हम लोग से पूछे कि भाई इसमें जेड कितना है जी, तो जेड है सर 8, पी कितना है जी, तो है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सर इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो जेड बराबर पी बराबर ई होगा, ठीक है ना, मतलब ये भी होगा 8। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग को समझना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं यहीं पे छोटा सा एक चीज, छोटा सा कि दूसरा केस हम लोग को है ना, दूसरा कि इफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वाले को हम लोग कटायन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाले को कटायन बोलते हैं। तो अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बराबर जेड या पी माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेड
या P, है ना, Z या P कोई ले लो आप, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दो। जैसे आप देखो यहां पर, जैसे हम लोग लिखे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन है, इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें मान लो 2+ चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें देखो यार, तुम्हारा Z बराबर तो 8 रहेगा ही, वो कहीं बदलने वाला नहीं, पहले बात कर लिए हम लोग। P बदलने वाला है नहीं कभी, वो 8 ही रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ये हम लोग समझेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालने की बात कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा, बोल रहा है Z या P माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है, +2 नहीं, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर कितना है, 2 है। तो नंबर हमारा 2 है, यानी 8 - 2 हो जाएगा, 8 - 2, यानी इसके पास कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट में ना इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा केस लेते हैं हम लोग, है ना, तीसरा केस, इफ एटम इज नेगेटिवली चार्ज। अगर एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तब क्या होगा। एटम अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा Z या P प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के नंबर को जोड़ देते हैं। क्या बोल रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो देख लो ऊपर में लिख देते हैं Z, है ना, E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन Z या P प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा क्यों, तो भाई नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, इलेक्ट्रॉन लिया है तो बढ़वे ना करेगा, तो जुड़ गया। तो देखो एग्जांपल से यहां पर देख लो, यहां तो दिखाई दे रहा होगा। तो Z इसमें हमारा ऑक्सीजन है, अब 8 और 16 इसका होता है, -2 यहां पर कर रहे हैं, तो इसमें देखो हमारा क्या होगा, Z 8 ही है, P कितना है, 8 ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ दे तब कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पूछ दे तब कितना होगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोला गया ना कि Z या P प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, Z या P, है ना, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो Z या P कितना है, 8 है हमारा, प्लस नंबर ऑफ, नंबर -2 नहीं है, नंबर 2 है, तो 2 हमारा कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब समझना चाहिए। न्यूट्रॉन भी काउंट करने आना चाहिए। न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए तो आप लोग के पास यहाँ है ही, देखो यार कि न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये निकालने आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर अच्छे से ये बात समझ में नहीं आएगी तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले आप इन चीजों को ध्यान में रखें, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स जो है वो बता सकें, तो ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ में आएंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग कॉपी करिए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लिए हम लोग को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉपी हो गया आप लोग का। अब देखो हम लोग को इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसको रहने दे रहे हैं, अभी हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं। मेनली हम लोग को यही जानना चाहिए था, बाकी और इलेक्ट्रॉन वगैरह को उतना था नहीं, बस ध्यान। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि एटम के बारे में जो जनरल आइडिया हम लोग देख रहे हैं वो क्या है। तो हम लोग को इतना समझ में आना चाहिए कि एटम जो है वह स्फेरिकल होता है और एटम में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
एटम के चारों में, है ना, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट ही हमारा एटम का साइज डिसाइड करता है। ठीक है, और सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस। सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। ध्यान रखने वाली बात कि सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों के साथ में मिलाकर के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों जब साथ ले लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग एक बात कि एटम का भी कभी भी, है ना, कभी भी हम लोग से जब बोला जाए कि न्यूक्लियॉन्स, यानी समझना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात कर रहा है ये आदमी। ठीक है, दूसरी बात ये हम लोग को आइडिया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ टॉपिक एक बढ़ाते हैं। आप लोग पॉइंट नंबर 1 बनाइएगा, एटॉमिक मास। कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, ये अभी इरेज नहीं होगा, ये अभी रहेगा बाबू। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग को समझना है मोल कॉन्सेप्ट, तो ये अभी हम इरेज नहीं कर रहे हैं आप लोग की मदद के लिए। तो एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, तो एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एटम की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक या मास कहने का मतलब मास ऑफ एन एटम, है ना, कि एटम का मास कितना होगा, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एन एटम के बारे में बात करने वाले। अब देखो यार, एटम के मास हम लोग को अभी इन लोग से पूछा जा रहा है कि बात कितना, तुरंत बोल दे रहे हैं सर इतना है, इतना ग्राम है, ये है वो, फटाफट बोल दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत में हम लोग एटम को मास को नहीं निकाल पाते थे, है ना। आज हम लोग को बोला कि भाई एटम का मास कितना, तुरंत ले गए तौल के बता दिए कितना। लेकिन हम लोग शुरू में ना एटम के एग्जैक्ट मास को, कि अब एग्जैक्ट मास कितना होगा, एब्सोल्यूट मास कितना होगा, हम लोग नहीं बता पाते थे, क्योंकि सर हम लोग के पास उतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। हम लोग के पास उतना ज़्यादा एडवांस, है ना, कोई था नहीं कि कुछ वैसा कि काउंट कर लिया जाए आसानी से, हम लोग को इसका वेट कर लिया जाए। तो एटॉमिक मास हम लोग जो था वो शुरू में एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल पाते थे, यानी एटम का जो मास था वो हम लोग शुरू में एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल पाते थे। तो हम लोग शुरू किए एब्सोल्यूट मास ना निकाल करके कुछ रिलेटिव मास निकालने के लिए। ठीक है, कि एटॉमिक मास जो हमारा होगा वो कैसा होगा, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू किए थे रिलेटिव मास। ध्यान रहे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है रिलेटिव मास का, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, आप लोग सीखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, RAM। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते थे हम लोग जैसे अभी देखो यार, है ना, कि तुम लोग 10-20 आदमी को हमको तौलना है। ठीक है, तो हम लोग तुरंत तौल लिए, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग तौल ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो किसी का वजन कैसे आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो हम लोग रिलेट करेंगे कि फलना से इतना गुना है, इतना है, तो किसी को एक पर तो रखना होगा ना। वैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास तरह से निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ था हमारा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जब निकालना होता था तो लिखते थे मास ऑफ दैट एटम, है ना, मास ऑफ दैट एटम। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग लिखते थे मास ऑफ दैट एटम, और नीचे में लिखते थे 1/12, है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। चलो हम बात नहीं किए आइसोटोप के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोप तो तुम लोग समझता होगा ना, आइसोटोप, है ना। हाँ सर, सब कोई समझते हैं। आइसोटोप यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, है ना। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करो तो कार्बन में, है ना, सॉरी, आइसोटोप की बात करें तो कार्बन में आप लोग पढ़ते होंगे 3 आइसोटोप होता है। कार्बन एक होता है 612, कार्बन 613, है ना, और कार्बन 614 वाला। क्यों होता है ये आइसोटोप? सर आइसोटोप में आप काउंट करो, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो अलग अलग होने के कारण हमारे आइसोटोप पाए जाते हैं,
है ना, ध्यान रखें आइसोटोप का आइडिया सबको है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने काम पे। तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे पहले। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते थे, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी हम लोग निकालना होता था तो निकालते थे मास ऑफ दैट एटम बाई 1/12 ऑफ, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ, ध्यान रखेंगे मास ऑफ, एक मिनट और इसमें होना चाहिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 एटम लिखते हैं यहाँ पे तो अच्छा लगेगा ज्यादा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। कार्बन 12 भी हम लोग लेते थे, इसका स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा था और मतलब ज्यादा इसकी पाए जाने की संभावना है। जो आप लोग पढ़े, अभी तो पढ़े थे यार हम लोग, इस चैप्टर में बात किए थे। तो हम लोग लिखते थे हम लोग यहाँ पर 1 ध्यान रखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले हम लोग एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल पाते। सर एब्सोल्यूट मास क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। अभी तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। तो हम लोग आज ना मास स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से, मास स्पेक्ट्रोमीटर के, वो 1960 के आसपास के द्वारा के ही पता चला, मास स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से हम लोग मास निकाल लेते हैं, किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मास निकाल लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग एब्सोल्यूट मास नहीं निकालते थे, हम लोग पहले रिलेटिव मास निकालते थे। तो रिलेटिव मास कैसे निकालते थे, जिसका निकालना उसका ऊपर रख दो, बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसे लिखते थे। अब ध्यान दो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जब निकालना है आप लोग को, मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ दैट एटम मतलब, मास ऑफ दैट एटम का मतलब, ठीक है, मास ऑफ दैट एटम मतलब उसमें इस एटम का मास निकालना है। तो इस एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, दोनों के मास को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को न्यूट्रॉन, है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ ध्यान रखिएगा, एक मिनट यार, नंबर ऑफ लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, ऐसे कर दो। देखो कैसे लिखा ये हमने, ध्यान रखने वाली बात, कैसे लिखा हमने। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जब हम लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग फार्मूला बनाए कि मास ऑफ दैट एटम बाई 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मास ऑफ दैट एटम, किसी एटम का मास निकालना है, यानी नंबर ऑफ कई गो पास न्यूक्लियॉन है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कई गो है, कितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का वजन कितना है, यही ना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू नंबर ऑफ मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। या फिर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो समझो आप ऐसे, कहाँ गया, कुछ नहीं है ऐसा, चलो समझो ऐसे, इस डब्बा का मास हमको काउंट करना है, ठीक है। इस डब्बा में हमारे पास चौक है, ठीक है, ध्यान रखेगा, 2 चौक है, मान लो हम लोग का 2 चौक है, इस चौक में या 3 चौक है हमारे पास, इसमें यह डब्बा है, ध्यान रखिएगा। चलो यार इसमें तो हम लोग को इसका मास निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को देखेंगे कि इस डब्बा में हमारे पास 2 चौक मान लो है, ठीक है, और दोनों चौक का लगभग मास जो है वो बराबर है, ठीक है। एक तीसरा इसका जो कवर है, कवर यानी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, कवर यानी इलेक्ट्रॉन है, इसके मास को हम लोग इग्नोर कर दिए, ठीक है, मास के हम लोग इग्नोर कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसका मास निकालने के लिए, सर इसका मास निकालने के लिए इसमें नंबर देखेंगे कि कितना सारा नंबर हमारा है इस चौक का, ठीक है। हम लोग सोच लिए हैं, ऐसा मान लिए हैं कि सारा चौक का जो वजन है वो लगभग बराबर है, सारे चौक का वजन जो है वो लगभग बराबर है, और मान लो इसमें 10 या 12 चौक हैं, तो सर मास कैसे निकालेंगे, तो सर लिखेंगे नंबर ऑफ चौक इनटू मास ऑफ 1 चौक, यही ना लिखेंगे। इस पूरा डब्बा का वजन काउंट करना हम लोग को, जिसमें डब्बा के कवर को हम लोग को इग्नोर कर देना है, डब्बा के कवर को हम लोग को इग्नोर कर देना है, क्योंकि बहुत कम है, निग्लिजिबल मान लिए, मतलब किसका निग्लिजिबल मान लिए, इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल मान लिए। तो इसका पूरा वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें सब सेम वजन का चौक है ना, सेम वजन का चौक कहने का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अंदर है ना, दोनों का वजन सेम है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ चौक इनटू मास ऑफ 1 चौक, ये ना लिखोगे, बट्टा करोगे यहां से। चलो हो गया कंप्लीट, लिखेंगे 1/12
1/12, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम, ध्यान रखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 कह दिया मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, कितना है, 12 है। नंबर ऑफ, ऊपर में क्या अभी तो सिखाया था हमने कि सर ऊपर में जो लिखा रहता है वो एटॉमिक मास नंबर लिखा रहता है, एटॉमिक मास नंबर यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही तो बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे उसमें कितने हैं, 12 हैं, इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स लिख लिया हमने, ठीक है। ध्यान रहे, क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको। तो सर देखिए फार्मूला हमारे पास था मास ऑफ डायरेक्ट एटम बाई 1/12 मास ऑफ 1/12, ज्यादा अच्छा लिखो 12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमने यहां पर देखो ध्यान से लिख लिया 1/12, ठीक है, इंटू 12। क्यों लिखा, क्योंकि इसको में दिखाया गया कि यहां से 12 न्यूक्लियॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है, 12 है। अब ध्यान देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अब मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर बचेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो याद रहे आप लोग को कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम लोग काउंट करते थे ना, रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम लोग काउंट करते थे वो कुछ और काउंट नहीं करते थे, हम लोग काउंट करते थे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। रिलेटिव एटॉमिक मास जो काउंट करते थे वो करते थे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को काउंट करते थे। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, स्टार पॉइंट रखिएगा याद, ठीक है, कि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो याद रखने वाली बात हो गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। चलिए कॉपी करिए इसको, चलो नेक्स्ट कॉपी हो गया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास निकल गया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास तो सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप निकाल लिए, तो नंबर है, और मास के लिए हमको चाहिए था यूनिट, मास के लिए हमको चाहिए यूनिट, यानी वो केजी में हो, ग्राम में हो, कुछ ना कुछ में हो ना। तो हम लोग को ये तो नंबर आ रहा है सर, तो मास के लिए चाहिए था हमको केजी, तो वो कैसे होगा सर, ठीक है, वो कहां से आएगा, यानी यूनिट कहां से आएगा, ठीक है। चलो इरेज नहीं कर रहे हैं इसको, और देखो स्टार पॉइंट वाला सब यार इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेगा। तो दूसरी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी शॉर्ट में इसको कहा गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब कहां से होगा, कहां से होगा बताओ, यूनिट कहां से आएगा, यूनिट कहां से आएगा, जल्दी जल्दी बताएगा, कहां से आएगा, क्या लिख रहा है हो एकदम बैल रह जाएगा तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा है इतना छोटा छोटा बात। हाँ देखो बैल कहीं का, देखो हाँ, मतलब हम गर्मी में नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है, मतलब हम पढ़ाने में ध्यान लगे ले, थोड़ा तो बतिया गधा कहीं का, चलो ये तो ध्यान दो। तो सबको मैसेज देखते रहेंगे, तो पता है मैसेज देखते देखते रहोगे तो टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाएगा, क्लास जो है वो कुछ टॉपिक पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो ऐसा सब थेथर आदमी आ जाएगा तो सुनेगा नहीं। चलो ठीक है, मैसेज नहीं देखेंगे यार, टाइम नहीं ना है यार, ये सब देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होता है तो बहुत ज़्यादा हम एक एक बात पे टाइम देते हैं। अभी सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 9 क्लास के चीज़ है ये सब
9 क्लास का चीज़ है और 9 क्लास के भी चीज़ में ही सब ऐसे करोगे। चलो तो देखो इधर, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था। रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर के साथ कोई यूनिट तो आता नहीं है सर। नंबर अब 10 आया, 20 आया, 50 आया, तो नंबर से यूनिट नहीं ना, और हमको मास के लिए चाहिए यूनिट, कि भाई यूनिट क्या है इसका, मास के लिए हमको चाहिए यूनिट। तो कैसे आएगा? तो देखो एएमयू के लिए क्या आइडिया आया, 1 AMU बराबर आइडिया कहां से आया? 1 AMU बराबर आया 1/12। ध्यान रखो, कार पूरा इसको लेकर चलना है, ठीक है। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1 AMU बराबर आ गया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ध्यान रखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कहने का मतलब है कि 1/12 तो ये रह ही जाएगा इंटू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, यानी उसके लिए हम क्या लिख रहे थे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां देखो बतैले है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां बतैले है ना 12, तो 12 लिख देते हैं, ठीक है, इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखो, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम के लिए हम लोग बात किए थे ना कि लाइट कम गया, अरे क्लियर हो गया यार, समझो बात को, लाइन चला गया, इन्वर्टर से ज्यादा लोड नहीं ले लेता है। चलो ध्यान देगा इधर, तो 1 AMU यूनिट लाना था तो क्या करते हैं? देखो 1/12 कर देते, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मास ऑफ 1 एटम के लिए हम लोग लिखते हैं ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो खुद यहां बता दिया कि 12 है, तो 12 यहां लिख दिया हमने, ठीक है, 12 यहां लिख दिया इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब 12 से 12 कट गया तो 1 AMU बराबर क्या हो गया? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ध्यान रखिए 1 AMU बराबर क्या हो गया? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो 1 AMU बराबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, यानी मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कहने का मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हमको याद है, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन और मास ऑफ 1 प्रोटॉन दो हमको कुछ लिख दो, तो कितना हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सर 1 AMU का वैल्यू कितना हो गया? 1 AMU का वैल्यू कितना हो गया? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम, ठीक है। 1 AMU मतलब हो गया -1 AMU बराबर हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आजकल देखो ना, इसको 1 AMU को एटॉमिक मास ना करके यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास। और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, हाँ, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास बोलते हैं हम लोग। एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, और यू से डिनोट किया जाता है। अब देखो यार यहाँ पे आ गया, अब हम लोग को देखो ये यूज नहीं दिखाई देता ना, हम लोग डायरेक्ट को बोलते हैं ऑक्सीजन का मास कितना हुआ जी, तो बोलते हैं कि सर 816 ग्राम, ऐसे ना बोल देता है एटॉमिक नंबर सर 16 ग्राम बोल देता है, कितना लाइक, गलत बात, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो एटॉमिक है ना, एटॉमिक मास, हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे, हाँ ठीक बात तो है ना, ठीक है, उसके पास आ रहे हैं, अगबकाओ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, चलो ठीक, रुको अभी यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया बात, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट तुमको समझ में आ गया, ठीक है। 1 AMU का वैल्यू याद हो गया, पीटेंगे सर, ऑनलाइनों में पीटेंगे ठीक है।
मतलब बिना बात कर ले पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे गर्मी बहुत है, तबीयत भी ठीक नहीं। हाँ, वही लक्षण आ गया था, तब ठीक हो गया। चलो, तो 1 AMU बराबर क्या था? 1 AMU बराबर कितना आ गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या U बराबर इसको हम लोग U बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे देखते हो तुम लोग लिखा रहता है ना मास वगैरह एटम का, अभी तुम लोग न्यूमेरिकल बनाते नहीं हो इसलिए तुम लोग को दिक्कत नहीं, मतलब नहीं मिलता। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बनाएंगे या फिर चैप्टर में आगे बढ़ करके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलो कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो ना इसको, ठीक है, कॉपी करो। हो गया, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, अब ऊपर वाला इरेज करते हैं, हम स्टार पॉइंट को रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे आया कि सर एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग के पास तीसरा पॉइंट देखो आसानी से मिल गया, एटॉमिक मास का, जो हम लोग एटॉमिक मास को खोजने चले थे। हेडिंग यही ना था शुरू में, एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। तो सर एटॉमिक मास जब निकालना है ना सर, तो हम लोग कुछ नहीं कीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU को गुना कर दीजिए। एटॉमिक मास जब किसी का कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास किसी का कैलकुलेट करना है, तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU यानी एटॉमिक मास कर लीजिए, ठीक है। यही हमारा हो गया एटॉमिक मास। जैसे ध्यान दो, गधा कहीं का, अब जैसे ऑक्सीजन है इसका 8 और 16 होता है, ठीक है। तिरछा ऐसा जरूरी नहीं है इधर में लिखा जाता है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब इसके पास एटॉमिक, इसका जब एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो इसीलिए हम इरेज नहीं किए, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है सर, तो रिलेटिव एटॉमिक मास करेंगे मतलब RAM इंटू AMU करेंगे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है सर? तो सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है सर? 16 है सर। तो 16 और गुने AMU का वैल्यू कितना? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हुआ हमारा एटॉमिक मास, किसका? ऑक्सीजन का। यानी ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो है वो इतना ग्राम है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने आ गया हम लोग को, इतना ग्राम है। हाँ 16 ग्राम बोल रहे, गधा कहेंगे 16 ग्राम क्यों बोल देते हैं, आ रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है, कि 16 ग्राम क्यों बोल देते हैं, ठीक है। तो 16 ग्राम क्यों बोल देते हैं, बहुत अच्छे से उसके ऊपर में आ रहे हैं, शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं। लेकिन हम लोग को ना हर जगह इतना लिखना नहीं होता है, हम लोग को 16 AMU लिखना होता है या फिर जनरली 16U लिखा हुआ होता है। अब देखो न्यूमेरिकल जब बनाते तुम रहोगे और 16U लिखा हुआ मिल जाएगा या 16 AMU लिखा हुआ मिल जाए, तब लड़कन कंफ्यूज हो जाता है और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला बात देखो, हम रिलेटिव एटॉमिक मास किए, एटॉमिक मास शुरू किए थे हम लोग, ठीक है ना, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक पहले निकलते थे, उसके बाद हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में आए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आए एटॉमिक मास कैलकुलेट करने लगे हम लोग, ठीक है। एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखेगा ना, आपसे ध्यान रखेगा कि हम तुमसे पूछेंगे कि ऑक्सीजन का मास कितना है बाबू, तो तुम तुरंत पूछेगा कौन मास। तो एटॉमिक मास हम लोग को, अरे देखो यार 16 ग्राम, ये सब जो बुक में लिखा रहता है 16 ग्राम 17 ग्राम 18 ग्राम लेते हैं, वो सुनो ना बात को, उसमें मोलर एटॉमिक मास रहता बहुआ, मोलर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं रहता है। बोल देते हैं वो अलग बात है, जैसे कोई बोला कि जा रही हो आटा पिसावे आटा पिसावे जाता है, लेकिन समझ लेता है सब आदमी कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन बात तो है कि सर गेहूं पिसावे ना जा रहे हैं, सेंटेंस गलत है वो, लेकिन हम लोग जा रहे हैं गेहूं पिसावे। वहीं पर 16 ग्राम बोलते चले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 16U या 16 AMU। हमसे जब कोई पूछेगा कि भाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, तो हम बोलेंगे 16U या 16 AMU। कार्बन का कितना है, तो 12 AMU, ठीक है। अगर हमसे पूछे नाइट्रोजन का कितना है, तो 14 AMU।
हमसे अगर पूछे कि नाइट्रोजन का मोलर एटॉमिक मास कितना है, तो वो आगे देखो हम पढ़ने वाले कि मोलर एटॉमिक मास कितना है। उसी के लिए तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, कि मोलर एटॉमिक मास क्या बोल रहा है, दिखता नहीं है कहीं ये, तो तुम पढ़ोगे कि तो क्या तुमको दिखेगा, पढ़ोगे तब ना दिखेगा। ठीक है, अभी अच्छा फील हो रहा है और शुरू में अच्छा फील नहीं हो रहा था, बैल कहीं का, इसलिए हम कहते हैं म्यूट करके सबको रखना जरूरी है। चलो ध्यान दो आगे। तो एटॉमिक मास हम लोग को कैलकुलेट करने आ गया। एटॉमिक मास मानिए मतलब एटम का मास, ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, और एटम का मास के मतलब कि न्यूक्लियॉन्स का मास, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, ठीक है। और यूनिट लगाना है तो हम लोग देखो एएमयू कर लिए हम लोग। तो आप लोग को समझ में आ गया कि न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, और एएमयू का वैल्यू कितना होता है। अरे छोटका एग्जाम में तो डायरेक्ट एएमयू का वैल्यू पूछ जाता है, लगन कंफ्यूज हो जाता। वैल्यू कहां से आया वो भी देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि 1 एएमयू बराबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, और मास ई कहां से आया, ये सब वैल्यू कहां से आया, ये सब वैल्यू कहां से आया ना बाबू। इसके लिए देखो तुमको पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम शुरू में बोल चुके तुमको कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब ही समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो कॉपी करो और इरेज करते हैं, इसका हटाओ जल्दी सा, ठीक है। और आते हैं हम लोग किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, अपना मेन टॉपिक। चलो लाइट भी क्लियर हो गया होगा, तो इरेज करते हैं इसको। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग आ गए हैं, तो भाई मोल क्या होता है, नहीं हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला बात सबको आना चाहिए। नहीं आएगा देख लो ध्यान से, रिकॉर्डिंग डाल देंगे यूट्यूब वगैरह पे, ले लेना। हाँ बाबू रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं कि हल्ला नहीं करो तुम लोग, ठीक नहीं लगता, टाइम पे पास हो जाता है ना। अब देखो ऑफलाइन वाला, देखो ऑनलाइन वाला में तुम लोग को तो ठीक ठाक, अब रिकॉर्डिंग जो गप वगैरह होगा तो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो जो देखेगा ना उसको इरिटेट करेगा वो, इसी के लिए बोल रहे हैं कि बातचीत कम करके पढ़ाया जाए, ठीक है। चलो मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में जैसे ही आया एक यहां पे वर्ड आ गया भाई मोल, ठीक है ना, कि मोल क्या है, ठीक है। जैसे ही आ गया कोई बोला 1 मोल, तब तोरा क्या समझ में आया, ठीक है, क्या समझ में आया। देखो ध्यान से इसमें, जैसे ही कोई बोलेगा 1 मोल तो तुमको क्या समझ में आएगा हम बता रहे हैं। अब तोरा जैसे बोला कि 1 दर्जन, तो क्या समझ में आता है, 12 पीस, एकदम समझ में आता है। 1 दर्जन जैसे कोई बोला वैसे तुम समझ रहा है कि 12 पीस, समझता है ना। अच्छा 1 सेंचुरी बोला, तुरंत समझ में आता है 100 रन ना, समझ में आता है ना, 100 एकदम समझ में आता है। जैसे बोला 1 गाही, ई क्या होता है ना, हम लोग सब समझते हैं गाही। 1 गाही बोला तो 5, है ना, समझ में आता है हम लोग को कि 1 दर्जन बोला तो 12 आता है, 1 सेंचुरी बोला तो है ना 100 आता है। अगर 1 गाही बोला तो 5 आता है। गाही केकरा नहीं समझ में आ रहा है, सीबीएसई वाला आदमी है जो एकदम बैल होगा, घर जाकर पूछना मम्मी पापा से कि गाही का होता है, तुरंत समझाया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ही 1 दर्जन बोलता है तो 12 पीस समझ में आता है, 1 सेंचुरी बोलता है तो 100 समझ में आता है, वैसे ही 1 गाही बोलता है ना तो 5 समझ में आता है। तो वही केमिस्ट्री पढ़े वाला लड़का का कोई 1 मोल बोले, 1 मोल बोले तो क्या समझ में आना चाहिए, 1 मोल जैसे ही बोले ना तो समझ में आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, ये समझ में आना चाहिए। तो 1 मोल कुछ है, मोल कुछ भी नहीं है, मोल सिर्फ एक काउंटिंग है, मोल सिर्फ एक काउंटिंग है, ठीक है। तो मोल सिर्फ एक
काउंटिंग है कि जैसे ही 1 दर्जन बोला तो 12 पीस समझ में आता है, 1 सेंचुरी मतलब 100 समझ में आता है, गाय मतलब 5 समझ में आता है, तो 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 समझ में आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है तो आज नहीं, अगले क्लास में क्लियर और करेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास इंपॉर्टेंट होगा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बाबू लोग तुम लोग याद करके आएगा। सबसे पहली बात, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 mu का वैल्यू क्या होता है। अब न्यूक्लियॉन्स बोले तो थोड़ा आंधी पता न चल रहा है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा समझ के आएगा। ठीक है, तो समझ के अगर आओगे तो मोल कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। क्लियर है?